हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की इस महा सीरीज में, जहां हम टारगेट करके चल रहे हैं 50,000 एमसीक्यूज अलग अलग यूनिट के, अलग अलग टॉपिक के। और जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चंस पूरे नहीं हो पाएंगे, तो आप लोग चिंता मत करिए। हम बहुत लंबे लंबे सेशन लेके लाइव आकर आपको सारी चीजें कवर करा देंगे। तो अभी बस आपको क्या करना है, हमारे साथ पढ़ते जाना है, रिवीजन करते जाना है। जो चीजें नहीं पता है उसका नोट्स बनाते जाइए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। और बस इतना ही है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन एक बार जरूर करें, जिससे आपको जो मैं छोटी छोटी ट्रिक्स बता रही हूँ पूरे वीडियो में सभी आंसर्स के लिए, वो आपको लास्ट तक याद रहे। और इस मेरे वीडियो से आपको जो भी मदद मिलेगी प्रीलिम्स में, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बस आप टारगेट करके चलिए 85 नंबर और पढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से मध्य प्रदेश में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किस मुख्यमंत्री के खिलाफ लाया गया था? अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश नो कॉन्फिडेंस मोशन वॉज ब्रॉट फॉर द फर्स्ट टाइम? याद रखना है, हम यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन पहली बार लाया गया था, तो किसके टाइम पे लाया गया था? भगवंत राव मंडलोई, कैलाशनाथ काटजू, द्वारका प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण सिंह। याद रखना है, ये आया था कैलाशनाथ काटजू, कैलाशनाथ जी के टाइम पे। ठीक है, आपको पता है पहले आपके कौन थे? रविशंकर, फिर भगवंत राव मंडलोई, उसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं कैलाशनाथ। इनके बारे में मैंने आपको बताया है कि ये क्या थे? रक्षा मंत्री भी थे। कहाँ पे? केंद्र में, सेंट्रल में। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आपके पहले मुख्यमंत्री थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। ये आपको याद रखना है। अच्छा, मुझे बच्चों ने ये भी कमेंट किया है कि आप टॉपिक वाइज कराइए तो रिवीजन करने में और नोट्स बनाने में इजी हो। तो हम वो चीजें भी करेंगे आने वाले टाइम में। हम सारी चीजें आपको अलग अलग यूनिट वाइज भी आपका रिवीजन कराएंगे। ठीक है, तो आप उसकी चिंता भी मत करिए, अभी बस पढ़ते रहिए। द्वारका प्रसाद मिश्र का मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि उनके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। उनकी सबसे मेन जैसे न्यूज़पेपर वो लोकमत जारी करते थे। उसके अलावा सारथी और कृष्णायन, ये दोनों मैंने बताई थी। सारथी उनकी क्या थी? साप्ताहिक पत्रिका, कृष्णायन उनका महाकाव्य था। तो ये हो गया। इसके अलावा द्वारका प्रसाद मिश्र जी को आधुनिक काल का चाणक्य भी कहते हैं। तो मैंने जितनी पुरानी चीजें बता रखी हैं, आप उनका भी रिवीजन करते चले। ठीक है, अब ये गोविंद नारायण सिंह, इनके बारे में क्या बताया था कि ये सदन के नेता नहीं थे। ऐसे चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जो सदन के नेता नहीं थे। इनके टाइम पे सदन की नेता थी अपनी कौन? सिंधिया जी। ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया नो कॉन्फिडेंस मोशन। सती प्रथा के से संबंधित प्रथम प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है? वेयर वॉज द फर्स्ट एविडेंस रिलेटेड टू द प्रैक्टिस ऑफ सती ऑब्टेन? ठीक है, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन, याद रखिएगा। ये रिलेटेड है एरन अभिलेख से। ठीक है, एरन अभिलेख, लास्ट टाइम मंदसौर अभिलेख के बारे में पूछा गया था, तो अभिलेख इंपॉर्टेंट है आपके। एरन अभिलेख जो है कहाँ मिलेगा आपको? सागर में मिलेगा। ठीक है, सागर में। ये अभिलेख है किस समय से संबंधित? ठीक है, तो याद रखिएगा, ये गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल। राजा कौन था? भानुगुप्त। भानुगुप्त द्वारा ये अभिलेख लिखवाया गया था। इसमें लिखा गया था कि भानुगुप्त का जो सेनापति था गोपराज, हूनों का आक्रमण हुआ था, तो उसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद जो गोपराज की पत्नी थी, उन्होंने क्या किया था? सती प्रथा का मतलब सती प्रथा परफॉर्म किया था। तो ये हमारा जो है एरन अभिलेख पहला एविडेंसेस है, सीधे सीधे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जिससे पता चलता है कि सती प्रथा थी हमारी सोसाइटी में। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? गुप्त काल से रिलेटेड है। एरन अभिलेख है कहाँ पे? सागर में। ठीक है, तो सारी चीजें आप इससे आप याद रखिएगा। सती प्रथा हो गया, एरन अभिलेख हो गया, गुप्त काल हो गया, भानुगुप्त हो गया, गोपराज हो गया। ठीक है, तो ये सेनापति कौन था? सेनापति गोपराज। याद रखिएगा, किसके युद्ध में हुआ था ये? मृत्यु किसकी हुई? गोपराज की मृत्यु कैसे हुई थी? हूणों के साथ युद्ध करते करते। ठीक है, आपको पता है कि हूणों का युद्ध हो मतलब हूणों का आक्रमण स्टार्ट हो गया था किसके टाइम पे? कुमारगुप्त के टाइम पे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री का पद भी संभाल चुके थे? विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो हेल्ड द पोस्ट ऑफ सेंट्रल होम मिनिस्टर? रविशंकर शुक्ला,
द्वारका प्रसाद मिश्र, कैलाश नाथ काटजू, विजयाराजे सिंधिया। तो इसमें याद रखना है आपको कौन सा आंसर सही है, ये है कैलाश नाथ काटजू। जो आपके कैलाश नाथ जी हैं, इन्होंने इसके पहले हमने पढ़ा था किसका पद, रक्षा मंत्री का पद संभाल चुके थे। फिर हमने पढ़ा अभी किसका पद हो गया, ये हो गया आपके गृह मंत्री का पद संभाल चुके, ठीक है। इसके अलावा इसके पहले हमने अभी क्या पढ़ा कि इनके खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव भी आया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आया था। और अविश्वास प्रस्ताव लाता कौन है, हमेशा विपक्ष का नेता लाता है, ठीक है। तो विपक्ष के नेता जो थे वो कौन थे उस टाइम पे, तो ये थे विश्वनाथ यादव राव तामस्कर। तो आप चाहें तो इसका सिर्फ तामस्कर याद रखिएगा कि ये पहले विपक्ष के नेता थे और यही काटजू जी के खिलाफ क्या लाते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं, ठीक है। और जो अपने कैलाश नाथ जी हैं वो गृह मंत्री भी रह चुके थे, रक्षा मंत्री कहाँ पे, सेंट्रल में, ठीक है, दोनों पद संभाल चुके थे, याद करके रखना है। इसके अलावा रविशंकर शुक्ला पहले हो गए, विजयराजे सिंधिया ये पहली ऐसी नेता थी जो मुख्यमंत्री नहीं होने के बाद भी सदन की नेता थी, ठीक है, गोविंद सिंह के टाइम पे। चलिए आगे देखते हैं, किस शासक द्वारा चंदेरी किले का निर्माण करवाया गया था। चंदेरी फोर्ट इज कंस्ट्रक्टेड बाय विच ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गई है, रूलर। तो होशंग शाह, मेदिनी राय, सूरज सिंह, कीर्तिपाल। याद रखिएगा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चंदेरी किले की। चंदेरी किला आपको कहाँ मिलेगा, अशोकनगर में, ठीक है, अशोकनगर में। वैसे भी हम जीआई टैग जब पढ़ रहे थे तो चंदेरी साड़ी हमने पढ़ी थी, ठीक है। अशोकनगर चंदेरी किला बनवाया किसने था, कीर्तिपाल। कीर्तिपाल याद रखिएगा प्रतिहार राजा थे, क्योंकि आपको पता है किले से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि यह किस वंश ने बनवाया था, मतलब किस डायनेस्टी ने बनवाया था। तो याद रखिएगा प्रतिहार डायनेस्टी, कीर्तिपाल राजा, चंदेरी का किला। फिर इसमें यह भी याद रखना है कि यहाँ पे चंदेरी के किले में आपको एक जौहर कुंड मिलेगा, ठीक है। जौहर कुंड क्यों फेमस है, जौहर कुंड इसलिए फेमस है कि जब 1528 ईस्वी में, ठीक है, बाबर का युद्ध होता है, बाबर वर्सेस युद्ध होता है मेदिनी राय का। मेदिनी राय आपने पढ़ा होगा, 1528 में होता है चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, बाबर वर्सेस मेदिनी राय। तो इसमें बाबर की होती है जीत। इसके बाद जो जौहर कुंड है, यहाँ पे लगभग 800 रानियों ने जौहर किया था, ठीक है, 800 रानियों ने जौहर किया था। तो याद रखिएगा ये जौहर कुंड भी रिलेटेड है आपके चंदेरी किले से, ठीक है। खूनी दरवाजा भी है वहां पे एक, और बाबर का युद्ध भी याद रखिएगा 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध, बाबर वर्सेस मेदिनी राय। चंदेरी का किला किसने बनवाया, तो ये हो गया आपका कीर्तिपाल। प्रतिहार अशोकनगर में स्थित है। इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि ये बेतवा नदी के किनारे है, ठीक है, बेतवा नदी के किनारे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा आप चंदेरी किले से रिलेटेड। आगे देखते हैं, निम्न में से मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री 1948 में असिस्टेंट रीजनल कमिश्नर के पद पर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश वॉज असिस्टेंट रीजनल कमिश्नर इन 1948। मतलब सोचिए वो बहुत अच्छे पद पे थे, क्या थे, सिविल सर्वेंट थे, जिसकी तैयारी आप सब कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट थे 1948 में। और सिविल सर्वेंट के बाद वो क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, मतलब कमिश्नर थे एक टाइम पे, असिस्टेंट रीजनल कमिश्नर। तो कौन थे, द्वारका प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण सिंह, नरेश चंद्र सिंह और इस श्यामाचरण शुक्ला। तो कौन थे, ये थे आपके गोविंद नारायण सिंह, ठीक है, ये याद रखिएगा। गोविंद नारायण सिंह जो थे, मतलब गोविंद का गोविंदा से भी कर सकते हैं, तो गोविंदा क्या था, सिविल सर्वेंट था। मतलब किसी मूवी में ऐसा इमेजिन कर लीजिए जिसमें वो सिविल सर्वेंट रहा हो, कुछ मतलब कमिश्नर टाइप की पोस्ट रही हो, तो गोविंदा जो था वो कमिश्नर था, ठीक है, कमिश्नर था और फिर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बना, ठीक है। तो ये याद करने के लिए आप कर सकते हैं गोविंद नारायण सिंह का किससे, आपके मुख्यमंत्री पद, उसके साथ साथ रीजनल असिस्टेंट रीजनल कमिश्नर भी थे। और मैंने बताया कि ये जो थे संवित सरकार जब बनी थी उसमें मुख्यमंत्री थे, इनके टाइम पे ये सदन के नेता नहीं थे। ये सारी चीजें आप रिलेट करके चलते रहेंगे। आगे देखते हैं, आवरा पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है।
इन विच डिस्ट्रिक्ट इज आवरा आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड। ठीक है, आवरा से रिलेटेड, ये आवरा कहाँ मिलेगा आपको? आवरा, उज्जैन, मंदसौर, खरगोन और छिंदवाड़ा। तो याद रखिएगा आवरा आपको मिलेगा मंदसौर में। ठीक है, याद करने के लिए क्या कर सकते हैं? आवरा कर लीजिए आवारा, आवारा मंद घूम रहा है। ठीक है, मतलब जो मंद टाइप के होते हैं, बहुत मंद बुद्धि वाले या ऐसे मंद टाइप के लोग हैं, वो क्या करते रहते हैं? आवारा घूमते रहते हैं। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि आवारा बहुत मंद है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक नाम मिलेगा दशपुर। ठीक है, मंदसौर में ही स्थित है दशपुर, तो ये भी याद रखिएगा। तो मंदसौर के दो नाम आपको मिलेंगे, एक तो वहां का एक स्थल मिलेगा आवारा, आवारा आवरा। तो आवारा जो है वो बहुत मंद टाइप के लोग आवारा घूमते रहते हैं, और दशपुर मतलब 10-10 बजे रात तक घूमते रहते हैं, ऐसा भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया, दशपुर भी मंदसौर से रिलेटेड है और आपका आवरा भी मंदसौर से रिलेटेड है। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी के पद पर कार्य कर चुके थे? विच चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश हैज आल्सो सर्व्ड एज फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट? अभी हमने देखा कि सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या अब क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन की फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट थे। कौन से मुख्यमंत्री थे? कोई द्वारका प्रसाद मिश्र, कैलाशनाथ काटजू, नरेश चंद्र सिंह, श्यामा चरण शुक्ला। इसमें बताइए क्या आंसर होगा? इसका आंसर है आपका नरेश चंद्र सिंह। याद रखिएगा कि आपको जो क्वेश्चन नहीं पता है उनके नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, वो गोविंद नारायण सिंह जो थे वो असिस्टेंट कमिश्नर थे। इसके बाद ये जो नरेश चंद्र सिंह हैं, ये कौन थे? ये थे आपके फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट थे आपके नरेश चंद्र सिंह। आगे देखते हैं, गुजरी महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ठीक है, गुजरी महल वॉज बिल्ड बाय। तो याद रखिएगा गुजरी महल आपको कभी कभी गुर्जरी महल भी मिलेगा। गुर्जरी महल, दोनों नाम सेम है, डिफरेंट नहीं है। तो ये है कहां पे? ये मिलेगा आपको ग्वालियर में। ग्वालियर बनवाया किसके द्वारा गया था? ये बनवाया गया था मान सिंह तोमर। ठीक है, तो मान सिंह तोमर जी की एक प्रेसी मानी जाती है मृगनयनी। तो गुर्जरी महल को मृगनयनी महल भी कहते हैं। ये बनवाया गया था इनकी मान सिंह तोमर जी की जो आपकी प्रेयसी थी मृगनयनी, उनके लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा मृगनयनी महल, गुर्जरी महल, गुजरी महल सब आपका किससे रिलेटेड है? ग्वालियर से मान सिंह तोमर जी ने बनवाया था। ठीक है, इसके अलावा मान सिंह तोमर ने मान मंदिर बनवाया। ठीक है, ग्वालियर किले में सारी चीजें स्थित है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र कौन थे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने? हु वाज द सन ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर अवधेश प्रताप सिंह, हु आल्सो बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? देखिए अवधेश प्रताप सिंह है तो मतलब सिंह टाइप का कोई व्यक्ति होगा तो सारे सिंह ही हैं। नरेश चंद्र सिंह, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, गोविंद नारायण सिंह। तो थोड़ा सा अगर आपको नहीं पता है तो फिर पहचानना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें याद रखिए आपका आंसर क्या है? ये है गोविंद नारायण सिंह। आपके जो ये गोविंदा जी थे, गोविंदा जी अभी रीजनल कमिश्नर थे। ठीक है, उसके अलावा अवधेश प्रताप सिंह के क्या थे? ये पुत्र भी थे। गोविंद नारायण सिंह अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र भी थे। अवधेश प्रताप सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे और काफी फेमस थे विंध्य वाले इलाके में। 1946 से 48 के बीच मुख्यमंत्री भी बनाए गए थे अवधेश प्रताप सिंह। ठीक है, और बाद में आके ये जो हैं आपके उनके बेटे गोविंद नारायण सिंह, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, तो ये इनका एरिया क्या था? रीवा। ठीक है, विंध्य क्षेत्र, जो आपका विंध्य क्षेत्र था पार्ट सी, उसमें पार्ट सी में थे। ठीक है, अवधेश प्रताप सिंह। और ये भी याद रखिएगा कि अवधेश प्रताप सिंह जी के नाम पे हमने रीवा में विश्वविद्यालय भी बना रखा है, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री के शासन में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? अंडर द रूल ऑफ विच चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है, 3 बार लगाया गया था, तो हमें बताना है पहली बार। फर्स्ट टाइम किसके टाइम पे लगाया गया था? गोविंद नारायण, प्रकाश चंद्र सेठी, श्यामा चरण शुक्ल, सुंदरलाल पटवा। याद रखिएगा ये लगाया गया था श्यामा चरण शुक्ल जी के टाइम पे। ठीक है, ये आपके श्यामा चरण शुक्ल पंडित रविशंकर शुक्ल जी के बेटे हैं, ये भी याद रखिएगा।
पंडित रविशंकर शुक्ल जी जो हैं, जो पहले सीएम थे, उनके बेटे थे श्यामाचरण शुक्ल, और इनके टाइम पे लगता है पहली बार राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और मैंने आपको बताया है राज्यपाल वाली जब सीरीज हमारी चल रही थी कि राज्यपाल कौन था जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, ये थे आपके सत्यनारायण सिंह, सत्यनारायण सिंह। ठीक है, तो याद रखिएगा सत्य बोलते हैं तो इन्होंने सत्य बता दिया, इससे रिलेट करवाया था मैंने। फिर श्यामाचरण जी क्या इनके टाइम के क्या होता है, फर्स्ट टाइम लगता है आपका प्रेसिडेंट रूल। ये भी क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूं कि सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम किसके प्रेसिडेंट रूल किस टाइम पे लगता है, सुंदरलाल पटवा जी के टाइम पे। तो सेकेंड एंड थर्ड आपका राष्ट्रपति शासन जो लगा, राष्ट्रपति शासन वो लगता है सुंदरलाल पटवा जी जब रहते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। हम एक अच्छे से लिस्ट बना के देख लेंगे कि कब कब राष्ट्रपति शासन लगा है और उसका जो ईयर है वो कब कब है, राज्यपाल कब कब थे। आप ये नोट बना के जरूर लिख लीजिएगा, एक साल होना चाहिए, एक में होना चाहिए ईयर कब बनाया गया। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका ईयर, किस ईयर में राष्ट्रपति शासन लगा, फिर उस टाइम पे सीएम कौन था, फिर उस टाइम पे राज्यपाल कौन था। ये तीनों चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा अच्छे से, और हम क्वेश्चन देखते जाएंगे तो होता ही जाएगा सारी चीजें कवर। नेक्स्ट देखिए, बिलोवा की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट आर द बिलोवा केव्स लोकेटेड। तो ये आपके सारे एंशियंट एमपी वाले ही क्वेश्चन हैं। तो बिलोवा केव ग्वालियर, दतिया, नर्मदापुरम, छतरपुर। याद रखिएगा बिलोया आपको मिलेगी ग्वालियर में। ठीक है, बिलोवा जो है, बिलोवा को आप कर सकते हैं बिल्ली से रिलेटेड। ठीक है, मेरे यहाँ मतलब बघेलखंडी में बोले तो बिलोवा मतलब बिलैया बोलते हैं बिल्ली को। ठीक है, तो उससे आप सीधे सीधे मतलब मैं रिलेट कर लेती हूँ कि बिलैया मतलब कहाँ पे है, तो बिल्ली आपको मिलेगी कहाँ पे, ग्वाले के पास, ग्वाले के पास मिलेगी बिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा ये जो बिल्ली है ये मतलब जो बिलोवा केव है ये है आपके हिंदू धर्म से रिलेटेड। ठीक है, हिंदू धर्म से रिलेटेड। और ग्वालियर में आपको एक और केव मिलेगी, है ना, एक और गुफा मिलेगी। गुफा की बात कर रहे हैं, सिद्धांचल। ठीक है, सिद्धांचल गुफाएं मिलेंगी। ये किससे रिलेटेड है, ये जैन धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म से रिलेटेड। तो ग्वालियर में आपको दो केव मिलेंगी, गुफाएं। एक तो गया आपका बिलोवा बिल्ली केव मिलेगी, ठीक है, और एक मिलेगी आपको सिद्धांचल। तो याद रखिएगा ग्वाले के पास जो बिल्ली थी वो बहुत सिद्ध बिल्ली थी। आप ऐसा कुछ रिलेट कर सकते हैं दोनों को एक साथ। जो ग्वाले के पास बिल्ली थी वो बहुत सिद्ध बिल्ली थी, और सिद्ध बिल्ली को जैन गुरु भी चाहते थे, मतलब या फिर जैन धर्म आप अलग से ही रिलेट करें, यहाँ पे नहीं लाएं, नहीं तो उज्जैन के साथ कहीं मिस्टेक ना होने लग जाए। यहाँ पे आप बस इतना करिए, ग्वाले के पास जो बिल्ली थी बहुत सिद्ध बिल्ली थी। तो सिद्धांचल केव हो गया, बिलोवा केव हो गया, सब आपको कहाँ मिलेगा, ग्वालियर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रदेश का पहला ग्रीन विश्वविद्यालय कौन सा है, विच इज द फर्स्ट ग्रीन यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट। बरकतुल्ला हरि सिंह गौर विक्रम विश्वविद्यालय, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय। याद रखिएगा इसका आंसर है आपका विक्रम विश्वविद्यालय। विक्रम विश्वविद्यालय है कहाँ पे, ये मिलेगा आपको उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन में। और पहला ग्रीन विश्वविद्यालय का क्या मतलब है, ग्रीन का क्या मतलब होता है, ठीक है, कहीं भी आप अगर ग्रीन वर्ड पढ़ते हैं उसका क्या मतलब है, तो ग्रीन यूनिवर्सिटी है, मतलब यहाँ पे 100% जो आपके सोलर पैनल हैं उनसे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। मतलब जो बिजली हम यूज कर रहे हैं कॉलेज में वो 100% किससे हो रही है, सोलर पैनल से मिल रही है। ठीक है, तो हम क्या नहीं कर रहे, हम कोई भी मतलब सोलर पैनल का जब यूज करते हैं, सौर ऊर्जा का यूज करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कैसी हुई आपकी, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसीलिए हमने टैग क्या दिया विक्रम विश्वविद्यालय को, ग्रीन विश्वविद्यालय। ठीक है, ये याद रखिएगा। विक्रम विश्वविद्यालय के लिए एक चीज और याद रखिएगा कि यहाँ पे भारत अध्ययन एवं शोध संस्थान की स्थापना भी हो रही है। ठीक है, भारत अध्ययन एवं शोध संस्थान। अब ये क्या है भारत अध्ययन एवं शोध संस्थान, ये ऐसा संस्थान हम बना रहे हैं जहां पे हम वेद, पुराण और जितनी भी सारी चीजें हैं इनका अध्ययन भी करेंगे और उस पर शोध भी करेंगे। ठीक है, तो प्रमोट करने के लिए अपना जो कल्चर है, अपनी जो
संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसके लिए हमने ये संस्थान कहाँ पे बनाया है, विक्रम यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पे आती है, उज्जैन में। अच्छा, विक्रम यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कब हुई थी, तो ये है 1957। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, राजगढ़ में स्थित सारंगपुर का संबंध किससे है। ठीक है, सारंगपुर का संबंध किससे है, राजगढ़ में जो है, तो सारंगपुर सिचुएटेड इन राजगढ़ इज रिलेटेड टू मुमताज महल और शाहजहां, मानसिंह तोमर, मृगनयनी, रूपमती, बाज बहादुर, होशंग शाह। कि आपका जो रूपमती है, रूपमती कहाँ गई थी, सारंग, या उनको सारंग बजाना बहुत पसंद था। ठीक है, बाज बहादुर और रूपमती वैसे भी बहुत संगीत प्रेमी थे, तो याद रखिएगा कि जो रूपमती जी थी और बाज बहादुर, उनको सारंग बजाना बहुत अच्छा लगता था। तो सारंगपुर में क्या हुआ था, सारंगपुर का युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच, बाज बहादुर और आदम खां। ये जो आदम खां था, ये किसका था, अकबर की तरफ से लड़ रहा था। ठीक है, अकबर की तरफ से लड़ रहा था, और ये बाज बहादुर के साथ सारंगपुर का युद्ध होता है। कब होता है, ये होता है 1561 में। ठीक है, 1561 में। इसमें जब बाज बहादुर हारने लगता है तो वो भाग जाता है। जब वो भाग जाता है तो आदम खां जो होता है, ये आता है किसके लिए, रूपमती के लिए, क्योंकि वो बहुत, उनकी जो सुंदरता है बहुत ज्यादा फेमस होती है। तो रूपमती जी क्या करती हैं, यहाँ पे जहर खाकर आत्महत्या कर लेती हैं। ठीक है, जहर खाकर आत्महत्या कर लेती हैं। तो इनकी जो समाधि है वो कहाँ पे मिलेगी, इनकी समाधि सारंगपुर में मिलेगी। तो याद रखिएगा, इनकी समाधि सारंगपुर में है। और जब बाज बहादुर जी को पता चलता है तो वो वापस आते हैं, और मतलब वहीं पे उनकी समाधि के पास भी उनकी भी डेथ हो जाती है। तो रूपमती और बाज बहादुर की जो समाधि है, ठीक है, रूपमती और बाज बहादुर की आपको समाधि कहाँ मिलेगी, सारंगपुर में। ठीक है, तो याद रखिएगा, रूपमती और बाज बहादुर दोनों सारंग बजाते बजाते मृत्यु को प्राप्त हुए। कुछ ऐसा याद कर लीजिएगा जिससे याद रहे कि समाधि है सारंगपुर में इनकी, क्योंकि ये मांडू से रिलेटेड है। तो आप जब महल पढ़ेंगे, रूपमती महल, बाज बहादुर महल, तो ये सब कहाँ आएगा, मांडू में आएगा। तो इसलिए कंफ्यूजन के लिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए याद रखिएगा कि ये दोनों सारंग बजाते थे, और सारंग बजाते बजाते इनकी मृत्यु हो गई। ये है कहाँ पे, ये आपको मिलेगा राजगढ़ जिले में। सारंगपुर का युद्ध भी याद रखिएगा, बाज बहादुर और आदम खां के बीच हुआ था 1561 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, प्रदेश का पहला जीरो वेस्ट मंदिर परिसर कौन सा घोषित किया गया है, विच टेम्पल हैज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट जीरो वेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, मैंने ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जिससे आपको मतलब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं। इसके साथ ही ये सब रिलेटेड है इन्वायरमेंट से, कि हम इन्वायरमेंट के लिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हैं। एक तो अभी मैंने बताया कि जो मंदिर है, सॉरी आपका जो विश्वविद्यालय था, विक्रम विश्वविद्यालय, वहां पे हमने सोलर पैनल लगाए, और वहां पे बिजली अब उत्पादन होगी किससे, 100% बिजली हम लेंगे सोलर पैनल से, यूज करेंगे जो वहां पे। इसके अलावा मंदिर में भी हम जीरो वेस्ट, क्योंकि स्वच्छता की ओर ध्यान दे रहे हैं, तो जीरो वेस्ट मंदिर परिसर हो गया। ठीक है, कहाँ का है ये, याद रखिएगा, ये है महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन। ठीक है, उज्जैन का मंदिर है महाकालेश्वर उज्जैन मंदिर, जहाँ पे जो परिसर है वो जीरो वेस्ट मंदिर परिसर घोषित हो गया है। इसके अलावा यहाँ जो आपको लड्डू मिलते हैं, उनको भी 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। ठीक है, 5 स्टार रेटिंग किसके लिए, हाइजीन के लिए, कि बहुत साफ सुथरे तरीके से बनते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, अभी मंदिर में, ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर में क्या हुआ है, महाकाल महालोक का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, तो वैसे भी जैसे ही महाकाल नाम आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा ये सारी चीजें याद रखिएगा कि हम वो एरिया मतलब इतना स्वच्छ हो गया है कि हम क्या कर रहे हैं, जीरो वेस्ट मंदिर परिषद घोषित कर दिया है। ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन। नेक्स्ट देखिए, मालवा संस्कृति में कौन सा स्थल शामिल नहीं है, नहीं पे आप फोकस करिएगा। विच प्लेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द मालवा कल्चर। मालवा कल्चर कब से रिलेटेड है, किस टाइम से, ताम्रपाषाण। ठीक है, ये ताम्रपाषाण टाइम का आपका क्या है, स्थल है।
जब हड़प्पा संस्कृति क्या होती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, तो उसके बाद छोटी छोटी स्थानीय संस्कृतियां आ जाती हैं। उनमें से एक आपको मिलेगी मालवा संस्कृति, जैसे आपकी झूकर संस्कृति है, ठीक है, ऐसे ही आपकी मालवा संस्कृति। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी संस्कृतियां आ गई थी उस पूरे इलाके में। तो उनमें से एक थी आपकी मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति में कौन कौन से स्थल थे? अवंती था, नागदा था, डांग वाला था, याद रखिएगा ये तीनों थे। कौन सा नहीं था? ये था आपका अनलपुर। अनल जो है, अनल या अनिल कर लीजिए, तो अनल जो है ये रिलेटेड है आपके शिवपुरी वाले एरिया से, ठीक है। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में आता है अनलपुर, मतलब अनलपुर वाला जो इलाका है शिवपुरी का इलाका है। ये तीनों जो है ये उज्जैन में आते हैं। डांगवाला, नागदा, अवंती, और रिलेटेड किससे हैं? ताम्रपाषाण समय से रिलेटेड है। और जो उस आसपास वाले इलाके में जितनी भी चीजें थी वो थी आपकी मालवा संस्कृति से रिलेटेड। यहाँ पे जो आपके विष्णु वाकड़कर जी थे और उसके साथ साथ H.V. त्रिवेदी, यहाँ पे जो खुदाई का काम किया था, तो पुरातात्विक आपके आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो वो कौन कौन थे? आपके विष्णु वाकड़कर और H.V. त्रिवेदी, ये दोनों थे, ठीक है, याद रखिएगा इस वाले इलाके में। और अवंती, नागदा, डांग वाला, याद रखिएगा जो ये डांग वाला है और जो ये नागदा है। अवंती तो आपको पता है उज्जैन वाले इलाके को ही कहते हैं। नागदा और डांग वाला ये भी याद रखिएगा कि ये दोनों इलाके जो हैं वो उज्जैन वाले इलाके से हैं, ठीक है। और वो पूरा इलाका आपका मालवा संस्कृति के अंतर्गत आता है, जो कि ताम्रपाषाण कालीन था, ठीक है। अनलपुर जो है वो आपका वो शिवपुरी से रिलेटेड है, मतलब वो जो एरिया अनलपुर जो नाम था वो शिवपुरी का था, पुराना नाम, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। अनिल शिव, तो ये याद रखिएगा अनिल जो है शिव जी की बहुत ज्यादा पूजा करता है। कुछ ऐसे करके अगर रिलेट करेंगे तो लंबे टाइम तक रह जाएगा। अनिल शिवपुरी। डांग वाला उज्जैन, नागदा उज्जैन, नागदा तो फिर भी आपको पता होगा, डांग वाले में कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सत्य कथन बताइए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। विदिशा का पुराना नाम दर्शान था। द ओल्ड नेम ऑफ विदिशा क्या था? दर्शान। विदिशा में गरुण स्तंभ हेलियोडोरस द्वारा बनवाया गया था। गरुण पिलर इन विदिशा वॉज बिल्ड बाय हेलियोडोरस। तो इसमें बताना है कि आपका सही कौन सा है ना। पहला जो है विदिशा का पुराना नाम दर्शान था, तो ये बिल्कुल सही है। आपको विदिशा का नाम दर्शान भी मिलेगा, उसके अलावा भेलसा भी मिलेगा, भेलसा, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। फिर दूसरा आपका पॉइंट है, गरुण स्तंभ हेलियोडोरस द्वारा बनवाया गया था, कहाँ पे? विदिशा में, ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। हेलियोडोरस था कौन? तक्षशिला का जो राजा था, एंटियालसीडस, ये याद रखिएगा, तक्षशिला का ये राजा था एंटियालसीडस। इसने अपना राजदूत भेजा था, राजदूत कौन था आपका? हेलियोडोरस। ये आता है किसके दरबार में? ये आता है भागभद्र राजा के दरबार में आता है विदिशा में, और परमिशन मांगता है कि मैं क्या गरुण स्तंभ बनवा सकता हूं, तो वो परमिशन दे देते हैं। उसके बाद बनाता है वो गरुण स्तंभ, ठीक है, गरुण स्तंभ बनाता है, जो कि भागवत धर्म से रिलेटेड है। भागवत धर्म मतलब विष्णु जी से रिलेटेड है, ठीक है, विष्णु जी से रिलेटेड है। तो ये याद रखिएगा, हेलियोडोरस जो था वो तक्षशिला के राजा एंटियालसीडस का राजदूत था, आता है विदिशा, ठीक है। भेलसा भी बोलते थे विदिशा को उस टाइम पे, तो वो बनवाता है आपका गरुण स्तंभ। गरुण स्तंभ भागवत धर्म से रिलेटेड है, विष्णु जी की वहां पे क्या है, मतलब वो विष्णु जी से रिलेटेड भागवत धर्म आपका, ठीक है। और ये हो गया हेलियोडोरस के बारे में। विदिशा के बारे में हो गया दर्शान के अलावा अगर भेलसा नाम भी आपको मिलता है तो वो भी बिल्कुल सही है। तो सत्य कथन बताना है तो आपके 1 और 2 दोनों क्या है? सत्य कथन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अनूप जनपद का संबंध किस क्षेत्र से है? अनूप जनपद इज रिलेटेड टू विच एरिया? मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड। आपने एंशियंट मध्य प्रदेश अगर पढ़ा होगा, हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, तो जरूर पढ़ा होगा। अनूप आपका किससे रिलेटेड है? निमाड़ से रिलेटेड, ठीक है,
ठीक है, तो ये मान लीजिए ये यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया शिवपुरी में क्या बताया, अनलपुर, जो आपका अनिल है, अनिल जो है शिव जी की पूजा करते हैं, ठीक है, अनलपुर यहाँ पे हो गया। उज्जैन में आपको मिल गया एक तो नागदा, नागदा याद ही रहेगा, अवंती याद रहेगा, याद रखने वाली चीज है डांग वाला, ठीक है, डांग वाला, तो ये डांग वाला जो है उज्जैन से रिलेटेड है। फिर अभी मैंने बताया अनूप, अनूप आपका रिलेटेड है निमाड़ से, अनूप रिलेटेड है निमाड़ से। फिर आपको विदिशा का नाम मिला, विदिशा का मिला एक तो नाम दर्शान और एक नाम मिला भेलसा, तो ये सारे पुराने नाम है, ये बिल्कुल याद रखते चलिएगा। मंदसौर का आपको क्या नाम मिला, एक तो मिला आवरा, एक मिला दशपुर, तो ये दोनों आपको कहाँ मिलेंगे, मंदसौर वाले इलाके में, ठीक है। तो ये हिस्ट्री हम जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे और डिटेल कवर करते जाएंगे, ठीक है। ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है आपका कि कौन से एरिया का क्या नाम है। चलिए आगे देखते हैं, लाडली बहना योजना कब प्रारंभ की गई है, When was लाडली बहना योजना स्टार्ट। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट योजना थी कि पूछ लिया 2022 के पेपर में कि पैसे कितने दे रहे हैं हम, ठीक है, तो सोचिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इस बार के चुनाव में। तो ये हो गया लाडली बहना योजना कब स्टार्ट हुई थी, याद रखिएगा 5 मार्च 2023, ठीक है। याद कैसे करेंगे 5 मार्च को, तो जो मामा जी थे उन्होंने अपनी बहनाओं को 5 मिर्च खाने के लिए बोला कि आप बस 5 मिर्च खा लो, आपको हम 1000 रुपए दे देंगे, ठीक है। तो आपको 5 मिर्च खानी है, उसके बदले आपको मिलेंगे 1000 रुपए। ऐसा करके आप रिलेट कर सकते हैं, सिर्फ रिलेट करने के लिए है। तो लाडली बहना जो है, मामाओं की लाडली बहना, वो 5 मिर्च खाएंगी, उनको मिलेगा 1000 रुपए, ठीक है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के अंतर्गत लाभार्थी कौन होगा, हु विल बी बेनिफिशियरी अंडर लाडली लक्ष्मी योजना। मैंने इसमें लाभार्थी क्यों ऐड किया है, क्योंकि जो आपकी लाडली लक्ष्मी योजना पहले चल रही थी, ठीक है, लाडली लक्ष्मी योजना जो पहले चल रही थी, कब स्टार्ट हुई थी, 2007 में, ठीक है। तो ये था स्कूली शिक्षा के लिए, मतलब जो आपकी फीमेल थी, बच्चियां थी, उनके स्कूली शिक्षा को प्रमोट करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना स्टार्ट किया गया था 2007 में। लेकिन अभी जो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 नेक्स्ट वर्जन आया है, ये है आपका 12वीं पास छात्राओं के लिए कि आप 12वीं पास करके किस में जाइए, कॉलेज में जाइए, तो हम आपको कितने देंगे, 25,000 रुपए देंगे। तो याद रखिएगा 12वीं के पास, मतलब हम ये कर रहे थे स्कूली शिक्षा को प्रमोट करने के लिए, ये कर रहे हैं कॉलेज शिक्षा को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो ये 2.0 वाला कॉलेज शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है, कॉलेज शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप जाइए कॉलेज, हम आपको 25,000 रुपए देंगे। उसके अलावा इसमें लाडली लक्ष्मी में क्या था पहले कि आप अलग अलग जब क्लास में एडमिशन लेंगे, जैसे कि 8th के बाद 9th में लेंगे तो कुछ पैसे मिलेंगे, फिर 10th के बाद 11th में लेंगे तो कुछ पैसे मिलेंगे, फिर 12th में मिलेंगे, ऐसे मतलब 12th पास करेंगे तो इकट्ठा कुछ अमाउंट मिलेगा। ऐसे करके हमने स्कूली शिक्षा के लिए पहला वाला बना रखा था। अभी हमारा क्या है, हमने थोड़ा और अपग्रेड कर दिया है, अब हम कॉलेज शिक्षा पे फोकस कर रहे हैं कि 12वीं के बाद आप कॉलेज जाएंगी तो फिर उसके बाद जो आपकी बच्चियां हैं उनको क्या मिलेगा, सरकार लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के अंतर्गत सहायता देगी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपका स्टार्ट कब हुआ है, इसका टाइम याद रखिएगा, इसका टाइम है आपका 2 नवंबर 2022, ठीक है। तो लाडली और लक्ष्मी दोनों नवंबर को आप बना लीजिए नाव, ठीक है, दोनों नाव में बैठ के जा रही थी, लाडली और लक्ष्मी 2 बहनें हैं, दोनों नाव में बैठ के जा रही थी, कहाँ पे, योजना का लाभ उठाने के लिए। तो लाडली और लक्ष्मी दोनों बहनें नाव में बैठ के जा रही थी। 2 नवंबर 2022 को स्टार्ट हुआ है, ये वाला आपका 2007 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इसका मैंने बताया था लाडली और लक्ष्मी दोनों बहनें तो साथ साथ ही घूमती हैं, तो 2007 हो गया। ये सारी छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बताती रहती हूँ, यकीन मानिए अगर आप अपने दिमाग में 1 से 2 बार उसे चला लेंगे तो वो बहुत लंबे टाइम तक आपके दिमाग में सेव रहेगी। मतलब ये जो चीजें मैं बता रही हूँ ना, ये जैसे मैंने नाव बताया कि दोनों नाव में बैठकर जा रही थी, आप थोड़ा सा भी 1-2 बार उसको रिलेट करेंगे, उसको दिमाग में चलाएंगे तो ये हमेशा याद रहेगा कि लाडली लक्ष्मी 2.0 2 नवंबर 2022 को स्टार्ट हुई थी। उसके अलावा लाडली और लक्ष्मी साथ साथ घूमते हैं तो 2007 में पहली वाली स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं,
सूर्य शक्ति अभियान का संबंध किससे है? सूर्य शक्ति अभियान रिलेटेड टू, यहाँ पे मैंने कुछ, आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन योजना वाले भी रख दिए हैं, तो करंट में हम सारी चीजें ऐसे ही कवर करते रहेंगे, चाहे वो खेल से रिलेटेड हो चाहे योजना से रिलेटेड हो, तो धीरे धीरे आपका सारा कवर होता रहेगा। तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, इसका संबंध प्रमोटिंग सोलर एनर्जी, फिर बच्चों में विटामिन डी की कमी पर कार्य करना है, या फिर नवजात शिशु को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना है, या फिर किसानों को सोलर पंप हेतु ऋण प्रदान करना है। तो याद रखिएगा जो आपका सूर्य शक्ति अभियान है इसका फोकस रहेगा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, ठीक है, प्रमोटिंग सोलर एनर्जी, जिससे हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें किससे, सोलर एनर्जी से, और हमारी जो आत्मनिर्भरता है वो कम हो दूसरे सोर्सेस पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सोलर ऊर्जा का इलेक्ट्रिसिटी के लिए। याद रखिएगा सूर्य शक्ति अभियान, सूर्य की शक्ति का उपयोग करिए, बिजली बनाइए। तो ये हो गया आपका सूर्य शक्ति अभियान। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और जो भी आपको अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं उसका एक बार रिवीजन जरूर करिएगा, दिमाग में ही सही है कहीं पे लिख के आप रिवीजन कर लीजिएगा। मैं ये चीजें बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप लॉन्ग टाइम में मुझे फॉलो करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि आपके पहले और फिर अभी कितना ज्यादा फर्क आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप तभी एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब मैं जो बोल रही हूँ चीजें रिवीजन करने के लिए, लिखने के लिए, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, तो वो सारी चीजें आप जब आप करें तब इसका फायदा आपको अच्छे से मिलेगा। तो चलिए फिर पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।